ये है Vivo T4 Pro एंड ये Vivo ने अभी 2 दिन पहले रिलीज किया है। एंड अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं, आप अपने स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छा कैमरा, अच्छा डिजाइन, अच्छा परफॉर्मेंस, ये सब चीजें चाहते हैं तो डेफिनेटली Vivo T4 Pro आपके लिए हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड बात करते हैं Vivo T4 Pro की। क्या क्या चीजें हमें अच्छी देखने को मिलती है, क्या क्या चीजें हमें खराब देखने को मिलती है एंड जो जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उनकी भी मैं डिटेल्स में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोन के बॉक्स कंटेंट्स की। बॉक्स कंटेंट्स की बात करी जाए तो बॉक्स के अंदर हम सारी चीजें देखने को मिलती है। इनबॉक्स चार्जर देखने को मिलता है, इनबॉक्स केबल देखने को मिलती है, इनबॉक्स फोन देखने को मिलता है, लेकिन ईयरफोन्स नहीं देखने को मिलते। लेकिन वो ठीक है, अब इस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलता, बट चार्जर इंक्लूड करा गया है। फोन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है, तो वो भी चीज कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिलती है। एंड चलते हैं फोन के डिजाइन के ऊपर कि फोन का डिजाइन हमें कैसा देखने को मिलता है। अब अगर डिजाइन की बात करी जाए तो इसका डिजाइन कहीं ना कहीं Vivo V60 की तरह देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर ये डिफरेंस है, एक तो सबसे बड़ा प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों ही फोन के बीच में। ऑलमोस्ट 10 से 15,000 की प्राइस का डिफरेंस है। एंड साथ में दूसरा डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जायस की कोलैबोरेशन हमें V60 के साथ देखने को मिलती है, तो फोटोज थोड़े और बेटर आते हैं। लेकिन Vivo T4 Pro के अंदर हमें जायस की कोलैबोरेशन नहीं देखने को मिलती। एंड डिजाइन की बात करी जाए तो Vivo V60 का भी डिजाइन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि डेफिनेटली डिजाइन तारीफ करने लायक है। ये ऐसे जो सीधे कैमरे वाले जो डिजाइन होते हैं डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। एंड Vivo के फोन के मामले में मेरे को डिजाइन से कभी कोई भी शिकायत नहीं रही। फोन बहुत ज्यादा स्लिम है एंड स्लिम होने के बाद भी फोन के अंदर हमें 6500 mAh की सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी देखने को मिलती है। पीछे से अगर बात करी जाए तो फोन के ऊपर हमें बैक पैनल ग्लास का देखने को मिलता है एंड उसके ऊपर हमें डायमंड शेड की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। एंड साथ में देखा जाए तो मैट फिनिश देखने को मिलती है एंड इसकी वजह से फिंगरप्रिंट फोन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आते। अब अगर फोन के कलर्स की बात करूं तो फोन हमें 2 कलर वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाता है, एक ब्लू है एंड दूसरा थोड़ा बहुत ऑफ व्हाइट कह सकते हो। एंड ऑफ व्हाइट वाला मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद आया। पीछे की बात करूं तो थोड़ा बहुत हमें पैटर्न भी देखने को मिलता है बैक ग्लास के ऊपर, जो की मिनिमलिस्ट है, सिंपल है और अच्छा लगता है। फोन की अगर आईपी रेटिंग की बात करूं तो IP68 प्लस IP69 दोनों ही देखने को मिलते हैं एंड इसकी वजह से आपको जो प्रेशर वाला वाटर होता है उससे आपका फोन खराब नहीं होगा एंड नॉर्मल वाटर में तो खराब होना डेफिनेटली मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि फोन को भी मैं खुद से पानी से मत डालना, क्योंकि अगर फोन खराब हो गया तो कंपनी बिल्कुल भी वारंटी नहीं देगी। अब अगर फोन के डिजाइन की बात हुई गई है तो फोन के डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 6.67 इंचेस की फुल HD पैनल देखने को मिलता है एंड ये क्वाड कवर एमुलेट पैनल होने वाला है, तो इसकी वजह से हमें ब्राइटनेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इस फोन की अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है एंड 1500 निट्स का नॉर्मल HBM मोड देखने को मिलता है। मतलब हाई ब्राइटनेस पर जब आप इंडोर के अंदर डालोगे तो डेफिनेटली ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। डिस्प्ले के अगर कलर्स की बात करूं तो डिस्प्ले के कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं एंड फोन की जो डिस्प्ले की कलर ट्यूनिंग की ओवरऑल बात करूं तो डिस्प्ले की कलर ट्यूनिंग हमें अच्छी देखने को मिलती है एंड डिस्प्ले से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी शिकायत हो सकती है। HDR के सपोर्ट की बात करूं तो हमें YouTube के अंदर HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड साथ में नेटफ्लिक्स के अंदर भी हमें HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एंड जब भी आप HDR के ऊपर वीडियो प्ले करोगे तो इसकी ब्राइटनेस सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिस्प्ले की अगर स्मूथनेस की बात करो तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसका मतलब आपको डिस्प्ले से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो आइए स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं एंड फोन का फॉर्म फैक्टर बहुत ज्यादा स्लिम है, तो उसकी वजह से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो सही देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कह सकता, बाकी जैसे फोन्स में हमें देखने को मिलती है वही टाइप की इस फोन के अंदर भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड एक बात ये भी है कि लाउडनेस हमें बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। साथ में अगर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करेंगे तो ये भी अच्छा काम करता है, ऑप्टिकल वाला है एंड फन टच ओएस के साथ नॉर्मली अच्छा काम करता है एंड इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। क्या क्या हमें वो पार्ट के साथ देखने को मिलता है, कैसी हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फोन के प्रोसेसर की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 7H Gen 4 देखने को मिलता है एंड यही सेम प्रोसेसर हमें Vivo की V60 के अंदर भी देखने को मिला था एंड उस प्राइस पर मेरे को ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगी थी। एंड 30,000 की प्राइस पर बात करेंगे तो Vivo T4 की परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी देखने को मिलती है। एंड्रॉइड स्कोर्स की बात करें तो 1 मिलियन से ऊपर देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ डाउन साइड की बात करी जाए तो वो मेरे को इस प्राइस पर लगी UFS 2.2 की। इसके अंदर जो स्टोरेज स्पीड देखने को मिलती है वो UFS 2.2 वाली देखने को मिलती है। एंड जहां Vivo ने 15,000 के Vivo T4X के अंदर 3.1 डाल रखा है, तो यहाँ पे 2.2 डालने का क्या ही सेंस था। साथ में अगर रैम टाइप की बात करें तो जनरली हमें फोन्स के अंदर LPDDR5X रैम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी स्लोअर LPDDR4X देखने को मिलती है। ये चीजें आज 2025 के अंदर तो शायद फोन को अफेक्ट ना करें, लेकिन आज से 2 से 3 साल के बाद डेफिनेटली फोन को अफेक्ट करेंगी, क्योंकि UFS 2.2 अभी के टाइम पे स्लोअर हो चुकी है एंड UFS 3.1 एटलीस्ट इस फोन के अंदर होनी चाहिए थी। तो पहली कमी ये हो गई कि मेरे को ये चीज बिल्कुल भी पसंद
डिलीवरी आई कि इतने महंगे फोन के अंदर UFS 2.2 डाली गई है। वैसे एक बात ये भी है कि डे टू डे यूज पे ये चीजें बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। एंड अभी के टाइम पे बात करी जाए जो UI के एनिमेशन या फिर स्मूथनेस की बात करो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोन स्मूथ है। एंड कितनी भी जल्दी आप एप्स को ओपन या फिर क्लोज कर लो, फोन के ऊपर एक भी जिटर नहीं देखने को मिलता। एंड UI और एनिमेशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्मूथ देखने को मिलते हैं। पर अब अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि BGMI खेलने का शौक रखते होंगे और चाहते हैं कि उनके फोन में अच्छी तरह से BGMI चलना चाहिए और अच्छा सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 90 FPS या फिर 120 FPS का तो सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये एक प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं है। यहाँ पे हमें स्मूथ के ऊपर 60 FPS ही देखने को मिलते हैं। बट अच्छी चीज ये है कि आप HDR तक भी जाओगे तो भी आपको 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप हाई ग्राफिक्स पे खेलना पसंद करते हो तो डेफिनेटली अच्छी चीज है। लेकिन हाई फ्रेम रेट्स आपको इस फोन के अंदर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। फोन में गेम खेलने के बाद अगर हीटिंग की बात करूं तो हीटिंग भी फोन के अंदर बहुत अच्छे से कंट्रोल करी गई है। एंड ये अगर परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग ग्राफ की बात करी जाए तो पूरा हमें ग्रीन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि फोन की परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। लेकिन हाँ, BGMI के ऊपर अगर कोई हाई ग्राफिक्स सपोर्ट चाहता है तो वो हमें इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। अब अगर फोन के परफॉर्मेंस की बात हो गई तो आइए सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें FunTouchOS 15 देखने को मिलता है और ये फोन Android 15 के ऊपर अभी आउट ऑफ द बॉक्स आता है। एंड अच्छी चीज हमें इस फोन के साथ ये देखने को मिलती है कि 4 मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। तो मतलब कंपनी की तरफ से फोन का सपोर्ट हमें लंबा देखने को मिल जाता है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करती है। अब अगर कैमरा की बात करूं जिसकी वजह से Vivo के फोन जाने चाहते हैं, तो इस फोन के अंदर भी हमें कैमरा एक हाईलाइटिंग फैक्टर देखने को मिल जाता है। एंड कैमरा के ऊपर ही ये फोन डेफिनेटली बिकने वाला है। अब अगर कैमरा की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो मेरा 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर देखने को मिलता है, जो कि अच्छे फोटोज लेने के लिए जाना जाता है। एंड जब Vivo की प्रोसेसिंग इन सेंसर्स के साथ मिल जाती है तो डेफिनेटली फोटोज बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। कुछ अगर मेन कैमरा सैंपल्स की बात करूं तो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। एंड HDR मैनेजमेंट या फिर और बाकी कलर ट्यूनिंग की बात करी जाए डेफिनेटली हमें अच्छा देखने को मिलता है। और अगर दूसरे कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे हमें सोनी का एक 3x पेरिस्कोप देखने को मिल जाता है। एंड जिसकी वजह से फोन के पोर्ट्रेट बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। एंड फोन की जूम कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर मैक्सिमम जूम की बात करूं तो यहाँ पे हमें 100x का मैक्सिमम जूम देखने को मिलता है। एंड अगर कुछ फोटोज की बात करूं 3x पेरिस्कोप से तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज देखने को मिलते हैं। कुछ सैंपल्स की बात करी जाए तो कलर ट्यूनिंग आप देख सकते हैं कितना अच्छा देखने को मिलता है। एंड कटआउट की बात करूं तो कटआउट पोर्ट्रेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। एंड फोटो से रिलेटेड मेरे को नहीं लगता कि इस फोन के अंदर कोई भी दिक्कत होने वाली है आपको। एंड मेरे को लगता है ये 30,000 के नीचे पहला फोन है जो कि 100x जूम लेके आता है। बट वही बात है कि 100x जूम तो बहुत ज्यादा काम का नहीं होता, लेकिन 10x तक के फोटो बहुत ज्यादा यूजेबल आते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग इतनी अच्छी है कि 10x के ऊपर भी अगर आप लेके जाते हो तो वहां भी फोटोज हमें काइंड ऑफ अच्छे ही देखने को मिलते हैं। एंड काइंड ऑफ थोड़े बहुत यूजेबल 20x तक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ब्लर और वो चीजें देखने को मिल जाती हैं जो AI किक इन कर जाता है। एंड फिर फोन के अंदर शार्पनेस बढ़ाई जाती है फोटोज के अंदर, तो वो चीजें फिर आर्टिफिशियली देखने को मिलती है। फ्रंट में बात करूं तो यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। एंड उससे अगर सेल्फीज की बात करूं तो सेल्फीज हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। एंड सेल्फीज की भी कलर ट्यूनिंग अच्छी देखने को मिलती है। एंड सेल्फी से भी मेरे को नहीं लगता कि कैमरा तो पूरा जो ओवरऑल पार्ट है फोन का वो कहीं भी आपको डिसअपॉइंट करेगा। वैसे एक और डाउन साइड की बात करूं तो 30,000 के ऊपर जनरली हमें OnePlus के Nord 5 या फिर ऐसे कुछ जो फोन देखने को मिलते हैं उनके अंदर 4K 60 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन इस फोन के अंदर हम सिर्फ 4K 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से। तो जिसको भी 4K 60 का अगर काम पड़ता है तो इस फोन को आप अवॉइड कर सकते हो। बट वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो वीडियो क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिलती है। एंड कैमरा के अंदर OIS देखने को मिलता है, तो स्टेबलाइजेशन भी अच्छी देखने को मिल जाती है फ्रंट और बैक दोनों से ही। अब अगर सारी चीजों की बात कर ही लिया तो आइए बैटरी की भी बात कर लेते हैं कि बैटरी हमें कैसे देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें 6500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियसली सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी होने वाली है। एंड साथ में 90 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड इसकी वजह से ये बैटरी आराम से 1 दिन से ज्यादा लास्ट कर जाती है। एंड अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो अराउंड 1 घंटे या फिर 1 घंटे 10 मिनट के अंदर पूरा फोन 0 to 100 चार्ज हो जाता है। सेंसर्स भी हमें फोन के अंदर मोस्टली सारे देखने को मिलते हैं। नेटवर्क बैंड्स भी फोन के अंदर हमें सारे ही देखने को मिलते हैं। तो 5G कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपके एरिया में अच्छा 5G नेटवर्क आता है तो ये फोन आपको अच्छा 5G नेटवर्क ही प्रोवाइड करेगा। अब अगर कंक्लूजन की बात करूं कि ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो ये फोन एक ओवरऑल बैलेंस्ड फोन है। इसके अंदर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। BGMI के अंदर 120 FPS या फिर 90 FPS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, तो वो भी कहीं ना कहीं डाउन साइड में काउंट करूंगा मैं। हो सकता है 90 FPS अगर होता तो डेफिनेटली अच्छा होता। दूसरा जो डाउन फैक्टर मेरे को लगा इस फोन के अंदर वो है UFS 2.2। UFS 3.1 होता तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अच्छा होता है। 2-3 साल के बाद भी फोन शायद अच्छा चलता, लेकिन अभी के टाइम पे 2-3 साल के बाद ये फोन डेफिनेटली अटकना शुरू हो जाएगा। एंड बाकी कैमरा की बात करें तो कैमरा डेफिनेटली फोन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बैटरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, डिस्प्ले एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड ओवरऑल एक बैलेंस फोन अच्छा है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो कि एक नॉर्मल फोन चाहता है एंड ज्यादा कुछ फोन में उंगली करने की आदत नहीं है, तो आप इस फोन को ले सकते हो एंड पॉइंट एंड शूट करके अच्छे फोटोज ले सकते हो।